So hello student, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Point. So student, I hope कि आप सब अच्छे होंगे और अपने आने वाले अपकमिंग एग्जाम का प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। So इसी के साथ मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 9th CBSE बोर्ड चैप्टर 3 ग्रेविटेशन का सेकंड पार्ट। और जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है बच्चे, वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा क्लास 9 CBSE फिजिक्स के नाम से। तो प्लेलिस्ट में जाके पहले ग्रेविटेशन का फर्स्ट पार्ट देखें, जहां पे मैंने ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन किया, मींस ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो कहां से हमें मिला। एंड देन हमने वहां पे 3 केसेस पढ़ रखे थे। तो सबसे पहले आप जाके फर्स्ट पार्ट आप देखें ग्रेविटेशन का, देन आपको सेकंड पार्ट आप रिलेट कर पाएंगे ग्रेविटी, जो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में, उसको आप रिलेट कर पाएंगे, राइट। बाकी स्टूडेंट, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोग भी वीडियो को देख पाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। एंड टॉपिक हमारा ग्रेविटी। टॉपिक क्या बच्चे? ग्रेविटी। अब देखो यहाँ पे कई सारे बच्चे ना कंफ्यूज आते हैं कि ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन, और वहां पे हमने क्या बताया था भाई कि इस पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी ना किसी इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। एंड उसी फिनोमेना को हमने क्या बताया था भाई, ग्रेविटेशन होता है। एंड जो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू बॉडीज, वो हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। अब यहां पे भी दो बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन का फिनोमेना है उसी को हम ग्रेविटी पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे कंडीशन आ जाता है बच्चे कि दो बॉडी में एक बॉडी हमारी अर्थ होगी जो कि कंपल्सरी है, एंड दूसरी हमारी कोई भी अदर बॉडी हो सकती है, राइट। तो यहां पे जो एक फिनोमेना है मींस बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज मींस वन बॉडी इज अर्थ एंड सेकंड बॉडी इज एनी अदर बॉडी, राइट। सो इस अट्रैक्शन के फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ग्रेविटी कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दिस इज द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज द phenomena of attraction between earth and any other body राइट। तो बच्चे यहाँ पे ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी में कंफ्यूज मत होना। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ इन शॉर्ट कि ग्रेविटेशन किसी भी दो बॉडी के बीच में जो हमारा अट्रैक्शन हो रहा है उस फिनोमेना को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। ग्रेविटी क्या होगा बच्चे कि अर्थ और कोई अदर बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन का फिनोमेना होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी बोलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ग्रेविटी में अर्थ हमारा कंपल्सरी है एंड एनी अदर बॉडीज यहाँ पे आ सकती हैं। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, राइट। एंड यहाँ पे जो हमारा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्या बच्चे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि जो दो बॉडी के बीच में, यानी कि जो अर्थ और अदर बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलेंगे बच्चे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहां पे लिख सकते हो कि यहां पे आप एंड कर लो, यहां पे आप कॉमा लगा लो, यहां पे लिखो एंड फोर्स बिटवीन अर्थ एंड अदर बॉडी is known as
is known as force of gravity, force of gravity, राइट। अच्छा, अब जरा देखो कि हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में हमने क्या पढ़ा था, जो न्यूटन ने दिया था। हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चे, यहाँ पे हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था और यहाँ पे हमने क्या बताया था कि F हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, G हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 क्या था, किसी एक बॉडी का मास, m2 क्या था, किसी अदर बॉडी का मास, एंड r क्या था, जो दो बॉडी है उनके सेंटर्स का डिस्टेंस, राइट। ये चीज हमने पढ़ रखा था। सो बाय यूजिंग दिस लॉ, means by using universal gravitational law, or we can say by using this formula, we can derive here one another formula, means same pattern पे हमारा फॉर्मूला होगा यहाँ पे बच्चे, राइट। अच्छा, मान लेते हैं यहाँ पे लेट करते हैं क्या कि लेट m1 is equals to small m, m1 is equals to small m, and this is mass of body, this is mass of बॉडी, राइट। यहाँ पे हमने m2 को हमने क्या लेट कर लिया भाई कि m2 हमारा क्या है, कैपिटल M हो गया, एंड दिस इज मास ऑफ अर्थ, दिस इज मास ऑफ अर्थ, राइट, दिस इज मास ऑफ अर्थ हो गया। अच्छा, R क्या है, R क्या है, तो R हमारा क्या बच्चे, R हमारा क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है बिटवीन देयर सेंटर्स, राइट, डिस्टेंस बिटवीन their centers, right। अच्छा, अब देखो, सो अगर हम यहां पे बात करें by using universal law of gravitation, तो हमने यहां पे क्या पढ़ा था बच्चे, F इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, हमने क्या पढ़ा था, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो अगर हम इसी पैटर्न पे अगर हम देखें, तो अगर यहाँ पे देखो m1 की वैल्यू क्या है, स्मॉल m है, m2 की वैल्यू क्या है, कैपिटल M है, तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो देखो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल्स टू G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, और ये हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा किसका, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। क्या मिल जाएगा बच्चे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा, राइट। तो जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट लो या जल्दी से आप इसको नोट डाउन करो, देन हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जल्दी से इसको नोट डाउन करो बच्चे। सो स्टूडेंट, जो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फ्री फॉल, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि पहले हम फ्री फॉल को समझेंगे यहाँ पे, एंड यहीं से हम क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो बच्चों देखो, आपने और डेली बेसिस पे आप ऑब्जर्व क्या करते होंगे कि अगर हम कोई चीज ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, कोई भी चीज अगर हम ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे होते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे वापस आ जाता है, मीन्स वो नीचे आ जाता है। इट मीन्स कि क्या हम यहां से समझ सकते हैं भाई कि अगर कोई भी बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो अर्थ क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स अर्थ अपने सेंटर की तरफ उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। ये चीज हम अपने डेली बेसिस पे हम इस चीजों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि हर एक चीज को अर्थ क्या कर रहा है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। लेकिन जब यहां पे हम बच्चे फ्री फॉल की बात करेंगे, अच्छा देखो, जब ये चीजें हमारी नीचे की तरफ आ रही होंगी तो ये पूरा यहाँ पे क्या है, पूरा एयर है, तो यहाँ पे कुछ एयर फ्रिक्शन लग रहा है, मीन्स कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा हमारे पास यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, डिफरेंट काइंड ऑफ एयर रेजिस्टेंस होगा, एयर फ्रिक्शन होगा, वो यहाँ पे लग रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं बच्चे किसका, फ्री फॉल की, जब हम बात करते हैं बच्चे किसका, फ्री फॉल की,
तो उस केस में क्या होता है कि हम यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस या फिर एयर फ्रिक्शन या कह लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा जितनी भी एक्सटर्नल फोर्स हैं, अदर फोर्सेस हैं, उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। उनको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। और उस केस में जब अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है टूवर्ड्स इट्स सेंटर, राइट, अलोन, और उसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोल देते हैं, फ्री फॉल कह देते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, फ्री फॉल बोल देते हैं। कि जब कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ क्या कर रहा है, टूवर्ड्स इट्स सेंटर अट्रैक्ट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अलोन। अलोन का मतलब क्या, कि कोई भी यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे, फ्री फॉल बोल देते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्री फॉल बोल देते हैं, राइट। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स अर्थ due to action of gravitational force of earth alone are said to be फ्री फॉल, राइट। तो जो भी बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और हम यहाँ पे क्या मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल या अदर फोर्स आप जो भी टर्म आप यूज करते हैं, तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स है लाइक एयर रेजिस्टेंस और एयर फ्रिक्शन, उन सबको हमने क्या मान लिया, नेग्लेक्ट मान लिया, जीरो मान लिया। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, एकदम अकेला, और बॉडी को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, और इस सिचुएशन को हम क्या बोल देते हैं, फ्री फॉल बोल देते हैं। इस सिचुएशन को हम फ्री फॉल बोल देते हैं, राइट। अच्छा, अब जरा देखो कि जब कोई बॉडी बच्चे फ्री फॉल होगी, तो वो एक बिना अपने डायरेक्शन को चेंज किए वो कहां पे आएगी, अर्थ की तरफ आएगी। अगर मान लो कि एक्सटर्नल, अब देखो जैसे मान लो कि हम कोई एक हल्का कोई ऑब्जेक्ट हम ले लो, जैसे मान लो कोई पॉलीथीन ले लो, या आप एक पेपर आप ले लो, ऐसे जब आप उसको उड़ाते हैं ना, ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो आप देखो कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो एक कांस्टेंट डायरेक्शन में नहीं आता, एक फिक्स डायरेक्शन में वो फॉल नहीं करता, वो हवा की वजह से इधर उधर वो लहराते हुए गिर रहा होता है, राइट। तो उसका डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली वहां पे चेंज हो रहा होता है। लेकिन यहां पे हम क्या मान रहे हैं, भाई फ्री फॉलिंग बॉडी है, और जब बॉडी फ्री फॉलिंग होगी तो बॉडी के डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बॉडी का डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज रहेगा, राइट। तो हम मान लेते भाई कि यहाँ पे कोई बॉडी हमारी आ रही है, ये बॉडी है, नीचे की तरफ ये क्या कर रही है, नीचे की तरफ अर्थ की तरफ ये क्या हो रही है, एक फिक्स डायरेक्शन में, एक कांस्टेंट डायरेक्शन में ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, राइट। ये बॉडी नीचे की तरफ एक कांस्टेंट डायरेक्शन कह लो, या एक फिक्स डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रही है, क्योंकि कैसी बॉडी बच्चे, फ्री फॉलिंग बॉडी है, राइट। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज हम क्या देखते भाई कि अगर बॉडी हमारी फ्री फॉलिंग है, स्पीड और डायरेक्शन हमारा रिमेन्स अनचेंज्ड है, लेकिन यहाँ पे इस बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा बच्चे। इस बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। रीजन इज दैट कि अभी अर्थ से ये दूर है, तो इसकी वेलोसिटी भी कुछ और होगी। जैसे जैसे ये अर्थ के पास आता जाएगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे ये अर्थ के पास आता जाएगा बॉडी, इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे मान लो कि आपने मैग्नेट का देखा होगा कि मान लो ये हमारे पास कोई मैग्नेट है,
ये हमारे पास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जब ये पास में होते हैं तो ये बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है, राइट, बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर इनका डिस्टेंस हम दूर कर दें तो इनका जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, लेकिन जैसे ही पास करते हैं अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। सेम कॉन्सेप्ट से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर अर्थ सरफेस से बॉडी दूर रहेगा तो इनकी वेलोसिटी धीरे रहेगी, लेकिन जैसे जैसे ये अर्थ सरफेस के नजदीक आता जाएगा इनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, राइट। अब देखो, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी बच्चे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब देखो, जैसे यहां से यहां ही तो वेलोसिटी कुछ और होगा, यहां से बॉडी यहां पे आएगा तो वेलोसिटी कुछ और होगा। तो जब बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है बच्चे, वेलोसिटी चेंज होती है, ये वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है? टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। जब यहाँ पे बॉडी होगी तो यहाँ पे इसका टाइम कुछ और होगा, जब बॉडी यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे टाइम कुछ और होगा, राइट। तो जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो किसकी वजह से चेंज हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है? टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। और हमने एक चीज क्या पढ़ रखा था मोशन चैप्टर में कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यानी कि यहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा बच्चे? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। इस वजह से हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पे जो ए हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। इस वजह से इसको हम किससे इंडिकेट कर देते हैं? स्मॉल जी से इंडिकेट कर देते हैं। किससे इंडिकेट कर देते हैं बच्चे? स्मॉल जी से इंडिकेट कर देते हैं, राइट। तो यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या? तो यहां पे आप लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इन फ्री फॉल। ये फ्री फॉल ऐड करना बहुत जरूरी है, राइट। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इन फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी or due to force of gravity is called acceleration due to gravity. Clear? तो यहां पे आप लिख सकते हो बच्चे क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आप लिख सकते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आप क्या लिख सकते हो बच्चे? तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन produced in a body in free fall due to gravity or force of gravity is known as acceleration due to gravity, राइट। और इसको हम किस सिंबल से इंडिकेट करते हैं बच्चे? जी सिंबल से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल जी सिंबल से इंडिकेट करते हैं। तो आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या है एंड फ्री फॉल क्या है, राइट। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो एंड देन हम पढ़ते हैं स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में रिलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो एंड देन हम करते हैं अपना एक रिलेशन एस्टैब्लिश बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। सो स्टूडेंट, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। जो स्मॉल जी क्या है? स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
एंड कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल जी क्या बच्चे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, राइट। तो देखो मान लो बच्चे कि ये हमारा क्या है, एक अर्थ, ये हमारा क्या है, अर्थ है, और इसका जो मास है वो हमने मान लिया क्या, कैपिटल एम। इसका मास क्या है, कैपिटल एम है, राइट। एंड दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। हम मान लेते कि कुछ डिस्टेंस पे हमारी यहाँ पे क्या है, कुछ डिस्टेंस पे हमारे पास क्या है, एक बॉडी, कुछ डिस्टेंस पे हमारे पास यहाँ पे क्या बच्चे, एक बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, एक बॉडी यहाँ पे रखी हुई जिसका मास क्या है, स्मॉल एम है, जिसका मास कितना है, स्मॉल एम है। और इनके सेंटर के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। ये सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चे वो कितना है, स्मॉल आर है, राइट। कितना है, स्मॉल आर है। तो देखो कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, हमने यहाँ पे पढ़ा क्या बच्चे कि F इज इक्वल टू एज वी नो, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला भी कि F इज इक्वल टू G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। हमने एक ये फॉर्मूला पढ़ा था, राइट। ये आप मान लो क्या, इक्वेशन नंबर 1। ये आप मान लो क्या, इक्वेशन नंबर 1। again as we know that F is equals to M into A। हमने पढ़ा था ये सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या, हमने एक फॉर्मूला प्रूफ किया था F इज इक्वल टू एम ए, राइट। तो यहाँ पे M क्या है, मास ऑफ बॉडी, A क्या है, एक्सेलरेशन, राइट। बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। यानी कि जो हमारा A है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, स्मॉल g से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि F इज इक्वल टू एम जी, F is equals to mg. Now put this value in equation number 1. Put this value in equation number 1. Put in equation number 1. अब देखो कि अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं बच्चे तो क्या आ जाएगा, m स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। ना यहाँ से स्मॉल m एंड स्मॉल m क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमें यहाँ पे क्या रिलेशन मिल जाएगा कि स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G देन मास ऑफ अर्थ अपॉन R स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है स्मॉल g एंड कैपिटल G में। अच्छा, यहां से हमें एक चीज और क्या समझ में आ रहा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करती। देखो मास ऑफ बॉडी जो स्मॉल m था वो कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे मास ऑफ बॉडी नहीं है, राइट। तो इट मींस कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। और यही रीजन होता है कि जो हम पढ़ते हैं कि अगर हम एक यहाँ पे हैवी ऑब्जेक्ट ले लें, मान लो कि ये हमारे पास एक हैवी ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास एक हल्का ऑब्जेक्ट है, और दोनों को अगर हम एक साथ सेम हाइट से सेम टाइम पे ड्रॉप करें तो दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे, दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे। अगर हम अपने एटमॉस्फेयर, अपने आसपास से जितने भी एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन है उनको हम हटा दें, राइट। तो यहाँ पे एक चीज आप लिख लेना बच्चे, यहाँ पे आप एक चीज क्या लिख लेना कि जो g है, g मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g does not depends on mass of body, does not depends on mass of body, यानी कि बॉडी के मास पे g हमारा डिपेंड नहीं करता है। इसी वजह से इनका एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम होता है। और जब एक हैवी ऑब्जेक्ट और एक हल्के ऑब्जेक्ट को सेम टाइम से सेम हाइट से अगर ड्रॉप करेंगे तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट सेम टाइम पे अर्थ सरफेस को टच करेंगे, राइट।
सो स्टूडेंट, जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो इसमें हम क्या देखेंगे भाई कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, मींस कैसे कैसे वो वेरी कर सकता है, राइट। ऑल्दो देखो यहाँ पे क्या है ना कि इसका जो एक डेरिवेशन है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो सारी चीजें हम क्लास 11-12 में हम देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज हमें रखना है कि कैसे ये वेरी करता है, कहाँ पे इंक्रीज होगा, कहाँ पे डिक्रीज होगा। अगर मैथमेटिकल प्रूफ देखना है तो उसका भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पे है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, क्लियर। बट फिलहाल अभी हमें क्लास 9th के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्लास 9th के हिसाब से पढ़ना है, तो हमें बहुत ज्यादा 11-12 की चीजों को नहीं सोचना है, क्योंकि जब हम 11-12 में एंटर करेंगे, अभी आप 9th में हैं, तो नए नए टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगे और फिर वो टर्म्स आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, राइट। तो अभी हमें सिर्फ क्लास 9th के हिसाब से सोचना है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं और किस किस चीजों की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा वेरी कर सकता है। तो पहला क्या होता है बच्चे, शेप ऑफ अर्थ, राइट। पहला क्या होता है, शेप ऑफ अर्थ। अब जैसे मान लो पहला हम क्या बच्चे बोल रहे हैं, शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ यानी कि इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन जी, राइट। अब देखो इसके केस में कि हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जो अर्थ है ना वो कंप्लीटली सर्कल फॉर्म में नहीं होता है, कंप्लीटली स्फेरिकल फॉर्म में नहीं होता है, ये एक इलिप्टिकल फॉर्म में होता है। ये कैसा होता है बच्चे, एक इलिप्टिकल फॉर्म में होता है, राइट। एक इलिप्टिकल फॉर्म में होता है, एक इलिप्टिकल फॉर्म में कुछ हमें ऐसा दिखाई देता है, राइट। अब देखो कि ये हमारा क्या होता है, पोल होता है, ये हमारा क्या होता है, इक्वेटर होता है। तो ये हमारा क्या बच्चे, पोल है, ये हमारा क्या है, इक्वेटर है, ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। तो अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, अगर हम बात करें बच्चे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है। क्या होता है बच्चे, मैक्सिमम होता है। एंड पोल पे क्या होता है, मिनिमम होता है। पोल पे क्या होता है बच्चे, मिनिमम होता है। तो अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो पोल पे क्या होता है, मिनिमम होता है। जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। इक्वेटर पे क्या होता है बच्चे, मैक्सिमम होता है। जी हमारा क्या होता है, मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सेकेंड चीज अगर हम बात करें कि अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, एबव जा रहे हैं, राइट, एबव द अर्थ सरफेस, अगर हम जा रहे बच्चा क्या, एबव द अर्थ सरफेस, अगर हम जा रहे बच्चा क्या, एबव द अर्थ सरफेस, एबव द अर्थ सरफेस, राइट। अगर हम जा रहे बच्चा क्या, एबव द अर्थ सरफेस, तो यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होगा बच्चे, डिक्रीज होगा, राइट। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या होगा बच्चे, यहाँ पे डिक्रीज होगा। क्या होगा बच्चे, डिक्रीज होगा, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड थर्ड क्या होता है कि जब हम बिलो द अर्थ सरफेस जाते हैं, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ लोगों के मन में क्या आएगा, डाउट आएगा। कुछ लोगों के मन में क्या डाउट आएगा बच्चे कि अगर हम यहाँ पे अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर हम बिलो द अर्थ सरफेस जाएंगे, बिलो द अर्थ सरफेस जाएंगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। लेकिन ये क्या है, बिल्कुल गलत है। पहली चीज तो देखो, हम किसी भी तरीके से तो अर्थ सरफेस के अंदर हम नहीं जा सकते, बट अगर हम मान लेते हैं कि अर्थ सरफेस के अंदर हम जा रहे हैं, राइट, ये हमारा क्या है, अर्थ, और हम यहाँ पे ये हमारा क्या है, सरफेस है, और इसके हमने अंदर हम यहाँ पे आ रहे हैं, ये हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट है। मान लो कि धीरे धीरे करते करते हम कहाँ पे आएंगे बच्चे, इस सेंटर पे आ गए, इस सेंटर पे हम आ गए, राइट। और जब सेंटर पे आएंगे तो एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेंटर पे आएंगे तो एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो हो जाएगा, राइट। तो अर्थ सरफेस के जब हम अंदर जाएंगे, बिलो द अर्थ सरफेस जाएंगे, तो उस केस में भी जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है बच्चे, ग्रेविटी डिक्रीज होता है। क्या होता है बच्चे, यहाँ पे डिक्रीज होता है। बिलो द अर्थ सरफेस भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, राइट।
तो यहाँ पे देखो अच्छा, हमें एक चीज क्या पता चला, यहाँ पे हमें एक चीज क्या पता चला कि जो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो अर्थ सरफेस पे होगा, अर्थ सरफेस पे होगा। अगर हम अर्थ सरफेस के ऊपर की बात करें, अबव द अर्थ सरफेस या बिलो द अर्थ सरफेस, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, राइट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बच्चे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी maximum on earth surface, maximum on earth surface and minimum below or above the earth surface, right, above the earth surface। तो ये हमें ध्यान रखना है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो और जल्दी से इसको नोट डाउन करो, देन हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है, क्या, मास एंड वेट। सो स्टूडेंट, अब जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, मास एंड वेट, मास एंड वेट, राइट, मास एंड क्या हमारे पास, वेट। अब देखो बच्चे, मास एंड वेट में डिफरेंस क्या है कि मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, राइट। जैसे मान लो कि ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये बॉटल है, वाटर बॉटल है। अब इसके अंदर क्या, कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर कंटेन्ड है, दैट इज कॉल्ड मास, राइट। या अभी देखो, जैसे मान लो कि अगर मैं अपने बॉडी के अंदर की बात करूं, या अपने बॉडी के अंदर की बात, जो भी माल मटेरियल आपकी बॉडी में भरा हुआ है, जो भी माल मटेरियल आपकी बॉडी में भरा हुआ है, राइट, दैट इज कॉल्ड मास। तो अगर इस बॉटल के अंदर जो भी क्वांटिटी ऑफ मैटर फिल है, कंटेन्ड है इस बॉटल के अंदर, दैट इज कॉल्ड मास, राइट। और वेट क्या होता है बच्चे, कि जब इसी मास के साथ हमारा ग्रेविटी ऐड हो जाता है, ग्रेविटी मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, वेट बन जाता है। तो वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, राइट। तो वेट हमारा क्या है, वेट हमारा क्या है बच्चे, एक तरीके का फोर्स है जो बॉडी पे लग रहा होता है, राइट। तो मास क्या है, मास क्या है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in बॉडी, राइट। इसको हम इंडिकेट करते होते हैं किससे, स्मॉल m से। एंड वेट क्या है, टाइप ऑफ फोर्स, वेट क्या होती है, टाइप ऑफ फोर्स। अब टाइप ऑफ ये फोर्स क्यों बन जाता है, क्योंकि देखो अच्छा, इसको हम W से इंडिकेट करते हैं, और हमने यहाँ पे पढ़ते हैं कि W इज इक्वल टू m इंटू जी। तो यहाँ पे मास है, मास के साथ क्या आ गया, ग्रेविटी आ गया। तो जैसे यहाँ पे ग्रेविटी आया, क्या बन जाता है बच्चे, एक फोर्स बन जाता है। तो वेट हमारा क्या बन जाता है, एक फोर्स बन जाता है, राइट। वेट क्या बन जाता है बच्चे, एक फोर्स बन जाता है। अब देखो कि अगर हम वेट की बात करें, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ रखा था, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ रखा था कि जो वेट होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि एक ये फोर्स है, काइंड ऑफ फोर्स है। तो क्या बनेगा बच्चे, कि ये वेक्टर क्वांटिटी बनेगा, क्या बनेगा बच्चे, ये वेक्टर क्वांटिटी बनेगा, राइट। तो इसको अगर हम मास की हम बात करें, तो मास हमारा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो मास हमारा क्या होता है बच्चे, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, राइट। अच्छा, अगर इसको हमें डिफाइन करना हो तो आप क्या डिफाइन करेंगे कि वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी, राइट। वेट ऑफ द बॉडी is the force of
अर्थ ग्रेविटी। अच्छा, दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चे, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मास हमारा कभी, और मास क्या था, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लो कि अगर हम अर्थ पे बात करें कि अर्थ पे अगर हम बात करें कि किसी भी बॉडी का मास कितना है 10 kg है, किसी भी बॉडी का मास कितना है 10 kg है, तो अगर ये मून पे भी चला जाएगा तो वहां भी इसका मास कितना रहेगा, 10 kg रहेगा। मीन्स कि मास हमारा रिमेन्स कांस्टेंट होता है। मास क्या होता है बच्चे, मास क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है। मास हमारे का तो रिमेन्स कांस्टेंट होता है, राइट। लेकिन वेट हमारा चेंज होता रहता है, वेट हमारा वेरी करता रहता है। रीजन इज दैट कि अगर हम अभी अर्थ की बात करें तो अभी हमारा जी की वैल्यू कितनी होगी, 9 पॉइंट होगी। यही चीज अगर हम किसी अदर प्लैनेट पे जाएंगे वहां पे जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो मास तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन जब जी की वैल्यू चेंज होगी तो वेट भी क्या होगा, चेंज होगा, राइट। तो मास हमारा रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, बट यहाँ पे जो वेट है वो डिपेंड करता है किस पे, जी की वैल्यू पे। जी की वैल्यू चेंज होगी तो वेट भी हमारा क्या होगा, चेंज होगा, राइट। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये लेक्चर, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। जब आप ये सारी चीजें करते हैं ना, तो एक जो टीचर होता है, जो पढ़ाने वाला आपको होता है, या जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, गाइड कर रहा है ना, उसको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि यस, उसके कंटेंट को, उसकी पढ़ाई हुई चीजों को लोग लाइक कर रहे हैं, उस पर अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, राइट। तो उससे एक हमारा मनोबल बढ़ता है और हम सोचते हैं कि बच्चों के सामने और कितना अच्छा कंटेंट लेके आए ताकि बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो पे कमेंट करें, बेस्ट पार्ट कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कैपलर्स लॉ के साथ।